नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल एनालिस्ट के फर्स्ट वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में टेक्निकल एनालिस्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट वैसा है जैसा हमारा सब्जी मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर को बाय या सेल करते हैं, सब्जी मार्केट में हम लोग सब्जी को बाय या सेल करते हैं। अभी देखिए, हम लोग कंसिडर करेंगे कि दो लेडीज है, टोमेटो बाय करने के लिए जाती है। पहली लेडीज क्या करेगी, एक 4-5 सेलर के पास जाएगी, हर किसी के पास उसका रेट पूछेगी, बार्गेनिंग करेगी, जहां उसको पसंद आएगा वहां पे ले लेगी। दूसरी लेडीज क्या करेगी, एक जगह पे जाएगी, दूसरी जगह पे जाएगी, ऐसे 10 जगह पे जाके हर जगह पे देखेगी लेगी या नहीं लेगी। और तीसरी लेडीज क्या करेगी, एक दो जगह पे जाके वहां पे अपनी डील फाइनल करके बार्गेनिंग करेगी या नहीं करेगी, जो भी है वो लेकर आएगी। अभी जेंट्स लोग पकड़ लीजिए, दो जेंट्स जाएंगे तो एक आदमी क्या सोचेगा, उसके नजदीक जो है सेलर उसके पास जाएगा, वो देखेगा नहीं कि बाकी जगह पे उसका प्राइस क्या है, कम है ज्यादा है, उसको जितना चाहिए टोमेटो वो लेगा, घर में आएगा। दूसरा जेंट्स क्या कर सकता है कि वो देखेगा मार्केट को दूर से, जहां भी कम भीड़ है वहां जाएगा, जो भी प्राइस है उस पर ले लेगा, वापस आएगा। अभी हमने 3 लेडीज देखा, 2 जेंट्स देखे, हर किसी का बिहेवियर जो है, बाइंग बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। वैसे ही जब मार्केट में ऐसे हजारों लाखों बायर्स लोग आते हैं, उनके कारण, उनके अलग अलग नेचर के कारण उनका एक बाय करने का एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अभी इसी मार्केट में हम लोग टोमेटो की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग शेयर मार्केट की बात करेंगे। तो टोमेटो को निकालकर हमको इधर शेयर को डालना है बस। होता क्या है कि शेयर मार्केट में लाखों हजारों बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। उनके अलग अलग जो बिहेवियर है उसके हिसाब से, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कोई भी शेयर वो बाय या सेल करते हैं। जब ये एक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, बाइंग या सेलिंग बिहेवियर के कारण एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को हम लोग एनालाइज करते हैं शेयर मार्केट में। हम लोग पैटर्न को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब पैटर्न को एनालाइज करके मिलेगा क्या। जनरली क्या होता है कि ये जो पैटर्न जो बनता है बिकॉज ऑफ द बाइंग और सेलिंग बिहेवियर ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये जो पैटर्न बनता है वो जनरली वापस वापस रिपीट हो जाता है। इसीलिए आप जब करंट जो पैटर्न है उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, आगे का पैटर्न क्या हो सकता है उसका अंदाजा होता है, उसका आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसीलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, टेक्निकल एनालिसिस इज द मेथोडोलॉजी ऑफ फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्राइसेस थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, पर्टिकुलरली प्राइस एंड वॉल्यूम। तो फोरकास्ट कर सकते हैं आगे का प्राइस क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ past market data by using price and volume। वॉल्यूम क्या होता है हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो इससे होता क्या है कि इससे हमें फायदा ये होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आगे आने वाली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अभी मार्केट एक्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ द स्टॉक चार्ट। तो मैंने बोला कि जो पैटर्न बनता है वही पैटर्न, मतलब हम लोग उसको, वो जो बिहेवियर है, जो नेचर है बाइंग और सेलिंग, उनका जो एक्टिविटीज है मार्केट में, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं चार्ट में, उसको बोलते हैं स्टॉक चार्ट। अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक पैटर्न जब फॉर्म होता है, वो पैटर्न आपको एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करता है। ये मैसेज जो है वो मैसेज आपको आगे आने वाले पीरियड में उस स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है, सेल करना है या नहीं करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और उस पैटर्न को एनालाइज करने का काम टेक्निकल एनालिस्ट लोग करते हैं। द जॉब ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट इज टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न्स एंड डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू हाउ द टेक्निकल एनालिस्ट कैन हेल्प यू इन द स्टॉक मार्केट। पहली बात यह है कि प्राइस एट विच वन शुड बाय और सेल स्टॉक्स। टेक्निकल एनालिसिस आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी स्टॉक को कौन से प्राइस पे बाय करना है या सेल करना है उसका आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। दूसरी बात, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, आप कौन सा भी स्टॉक कौन से प्राइस पे ले रहे हो,
उसमें क्या वो स्टॉक आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब कुछ आपको समझ में आता है यदि आप प्रॉपरली उसको एनालाइज करेंगे। तो आपको समझ में आता है कि आप स्टॉक लेंगे उसके बाद नीचे जाएगा तो रिस्क क्या होगा वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरी बात है कि आप एक्सपेक्टेड रिवार्ड क्या होगा। आप कोई स्टॉक लेते हो तो आपको एक्सपेक्ट होता है कि आपको कुछ रिवार्ड मिले। जनरली क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो आपका एक टारगेट रहता है कि मेरा ये 100 रुपये पे मैंने स्टॉक लिया है, मुझे 120 पे बेचना है। तो आपका जो रिवार्ड है वो 20 रुपये हो गया जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो। मगर कभी कभी क्या होता है कि इसमें 100 रुपये से 120 रुपये जाने के बजाय वो स्टॉक 90 रुपये पे आ गया तो आपको 10 रुपये का रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इसमें आप वो स्टॉक एनालिसिस जो करते हैं उस टाइम पे पहले आपको रिवार्ड कितना मिलता है उसके बारे में सोचने के पहले आपको उसमें कितना रिस्क है उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा और उसके बेसिस पे रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरली रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए 1:2, मतलब 10 रुपये आपको रिस्क होता है तो आपको कम से कम 20 रुपये का रिवार्ड मिलना चाहिए। अभी ये टेक्निक एनालिसिस और क्या हेल्प करता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ में आता है कि आपको ये जो रिवार्ड है 20 रुपये का उसको मिलने के लिए आपको कितने दिन के लिए ये स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा। तो टेक्निक एनालिसिस नॉट ओनली हेल्प यू टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक or index but also help you to define the trade keeping in mind the entry, exit and the रिस्क पर्सपेक्टिव। तो किसी भी स्टॉक में आप उसका एनालिसिस करते हो तो उसका केवल आपको पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने की मदद नहीं करता टेक्निकल एनालिसिस, बट इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हेन टू एंटर इनटू द मार्केट, व्हेन टू एग्जिट एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व और व्हाट कैन बी द रिवार्ड आल्सो। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद पहली बात है कि आपको एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होती है। जनरली जो लोग आप अभी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और आपको लगता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप पैसा ही पैसा कमाओगे, तो ये कितना ये सही है ये भी आपको समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस से आप पैसा तो कमा सकते हो, यदि आप उसको प्रॉपर अप्रोच से यूज करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हो, मगर यदि आप उसको प्रॉपरली नहीं करोगे तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो और 50,000 रुपये कमाओ दो दिन में, एक दिन में। इट इज रियली नॉट पॉसिबल और इट इज पॉसिबल फॉर ओनली फॉर 1 पर्सन इन आउट ऑफ 1000। दूसरी बात टेक्निकल एनालिसिस जो है ये जो टेक्निकल एनालिसिस इन द सेंस जो पैटर्न जो बनते हैं स्टॉक में वो कभी गलत नहीं होते, उसको एनालाइज करने वाला आदमी गलत हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस कैन नेवर बी रॉन्ग, you have to understand technical analysis can never be wrong, you have to apply it efficiently on the market और उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो what can be done and what cannot be done by using the technical analysis। पहले हम देखेंगे ट्रेड्स में टेक्निकल एनालिसिस यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। देखिए टेक्निकल एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बेस्ट आइडेंटिफाइड यूजिंग द फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इफ यू आर फंडामेंटल एनालिस्ट यूज द टेक्निकल एनालिसिस टू कैलिब्रेट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। मतलब जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए। कैसे? समझ लीजिए कि कोई फंडामेंटल एनालिस्ट है, उसको कोई स्टॉक मिला जो अंडर वैल्यूड है, उसको एंट्री मारना है। वो यदि टेक्निकल एनालिस्ट जानता है तो वो देख सकता है कि शायद ये स्टॉक अभी 100 रुपये पे है, बट टेक्निकल के हिसाब से वो स्टॉक और नीचे जाने वाला है, शायद 80 रुपये पे जा सकता है। तो क्या करेगा, वो टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से वेट करेगा जब तक उसको 80 रुपीज पे एंट्री मारने का चांस नहीं मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि उसने सपोज कोई स्टॉक लिया है 100 रुपये पे और वो 200 रुपये पे गया, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसको लगता है कि वो स्टॉक वापस 150 पे आएगा। तो वो क्या करेगा कि वो 150 पे आने के 200 पे जो उसके पास जो भी क्वांटिटीज है उसमें हाफ क्वांटिटी बेच सकता है और वापस 150 पे आने के बाद वापस उतना ही क्वांटिटी ले लेगा। तो उसको जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो पहली बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस कैन बी ओनली यूज फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। ठीक है। दूसरी बात, रिटर्न पर ट्रेड कितना मिलेगा, पर ट्रेड रिटर्न कितना मिलेगा। तो पहली बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, तो आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिलने की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है जहां आपको शॉर्ट टर्म गेन मिले, और उसके हिसाब से आपको छोटा छोटा प्रॉफिट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते जाना है। अभी होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड मतलब आपको स्टॉक लेने के बाद जब तक बेचते हो, बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है पीरियड में, वो होता है होल्डिंग पीरियड। तो जो ट्रेडर्स लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी इंटरनेट ट्रेडर्स 10 मिनट में कोई ट्रेड खत्म कर लेता है। कुछ लोग 1-2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की यूज कर कर 1 महीने से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक है। अभी रिस्क क्या होती है इसमें? हम लोग बोल रहे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मेथोडोलॉजी है फोरकास्टिंग द पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न जो है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। जो प्राइस और वॉल्यूम जो है स्टॉक का पिछले 5 साल से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसका जो पैटर्न है उसको ऑन द बेस ऑफ इट्स प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे जो पैटर्न बना है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। अभी ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपका ट्रेड पॉजिटिव में आए, कभी कभी आपको लॉस में भी आप जा सकते हैं, कभी कभी आपका जो एनालिसिस है गलत भी साबित हो सकता है। तो इन केस आपका जो ट्रेड है रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो आपको क्या करना है? जो लोग, बहुत सारे लोग जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हैं, जब उनका ट्रेड उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उनके विश के अगेंस्ट जाता है, तो वो सोचते हैं कि शायद ये जाएगा ऊपर। इसका वेट करते बैठते उनको होप रहती है कि वापस स्टॉक मेरे डायरेक्शन में जाएगा, और उसमें वो लॉस बनाते जाते हैं। और इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस यूज कर कर आप किसी शेयर को आप ट्रेड कर रहे हो, एक बार आपके एक्सपेक्टेशन के प्राइस जो है उसके नीचे जाता है, उसके बाद उस स्टॉक से बाहर आके आपको लॉस बुक करना है, दूसरा ट्रेड ढूंढना है जहां आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, इसका मतलब आपको कोई भी रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट द पॉसिबिलिटी। हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो गारंटेड आपको रिटर्न मिलेगा, मगर हमें करना क्या है कि अपना जो रिस्क है उसको कम करते करते प्रॉफिट को बढ़ाते जाना है, प्रॉफिट को सिक्योर करने की कोशिश करते रहना है। तो स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों को कुछ अजम्पशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अजम्पशंस है अपने को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। जो पब्लिक डोमेन में जो भी कुछ नोन अननोन इन्फॉर्मेशन होती है, जनरली वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ लीजिए कंपनी के जो इनसाइडर लोग हैं उनको मालूम होता है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा हो, क्वार्टरली रिजल्ट यदि कंपनी का अच्छा है, उसको यदि उनको मालूम होता है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को लार्ज क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं। ठीक है। ये जो बाइंग चल रहा है वो यदि सीक्रेटली चल रहा है, मगर इसका प्राइस जो है उसका, उन लोगों का जो बाइंग एक्शन है वो प्राइस में जनरली रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि प्राइस मूव इन अ ट्रेंड। ऑल द मेजर मूव इन द मार्केट इज द आउटकम ऑफ ट्रेंड। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड इज द फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। बोला जाता है कि ट्रेंड क्या होता है। पहली बात तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड होता क्या है। तो जनरली जो मेजर मार्केट जो होता है वो हमेशा ट्रेंड में जाता है। ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और ट्रेंड इज ऑलवेज द फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। आप जब एनालिसिस करते हो तो आपका मेन जो फाउंडेशन होता है वो बेस्ड रहता है मार्केट ट्रेंड के ऊपर। एक बार ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया तो प्राइस जनरली उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव होता है। यदि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और डाउन ट्रेंड है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी बात, हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ।
देखिए क्या लिखा है कि इन द टेक्निकल एनालिसिस प्राइस ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जो ट्रेंड, जो मल्टीपल ट्रेंड होते हैं, देखो आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो जो ट्रेंड रहते हैं, जो पैटर्न रहते हैं, वो पैटर्न बार बार होते हैं, क्योंकि ह्यूमन पैटर्न जो है, अब हम लोगों ने टोमेटो का एग्जांपल देखा, वहाँ देखिए जो चार पांच जो लोग बाय करें उनका अलग अलग नेचर है, उसके कारण एक पैटर्न बन जाता है, और ये जो पैटर्न है वो हमेशा वही रिपीट होता है। वैसे ही जब मार्केट में आप जब कोई चार्ट बनता है या पैटर्न बनता है, वो पैटर्न बनता है बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो हमेशा रिपीट होते रहता है। दिस हैपन बिकॉज द मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंसिस्टेंटली react to the price movement in a similar way each time and every time the price moves in a certain direction। तो जब प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, उसको हर कोई बायर है सेलर एक पर्टिकुलर वे से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब कोई ट्रेंडिंग मार्केट है, उसमें इवन द प्राइस इज वेरी हाई, मार्केट अपट्रेंड में है, प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, फिर भी कोई ग्रेडी आदमी रहेगा तो उसमें वो बाय करेगा, वो ये देखेगा नहीं कि उसके ऊपर जाएगा नहीं, उसको लगता है कि ऊपर प्राइस जा रहा है, हर दिन प्राइस जा रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके जहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ गया होगा मार्केट ऊपर, फिर भी वो ले लेगा। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट गिरते जा रहा है, फिर भी कोई आदमी सेल करते जाएगा, उसको लगता है कि अभी वापस जो बहुत नीचे मार्केट गया है, फिर भी उसको लगता है कि और नीचे जाएगा, और इसलिए वो सेल करता है। तो ये जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर के कारण जो पैटर्न बनता है, वो पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहता है। दिस ह्यूमन रिएक्शन इंश्योर दैट द प्राइस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो प्राइस क्यों रिपीट होता है, क्योंकि प्राइस रिपीट होता है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन नेचर। इस बात को आप समझ लीजिए। आप ह्यूमन नेचर जैसे चेंज होते रहता है, वैसे प्राइस चेंज होते रहता है। हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, जब हम लोग कैंडलस्टिक देखेंगे तो कैसे ह्यूमन नेचर और प्राइस का रिलेशन होता है, वो हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले जब टोमेटो का एग्जांपल लिया तब मैंने बोला था कि एक लेडी जाके क्या करेगी और दूसरा जेंट्स या लेडी जाके क्या कर सकते हैं। देखिए सिचुएशन ये है कि एक मार्केट भरा हुआ है, बहुत सारे टोमेटो बेचने वाले लोग हैं। एक लेडीज क्या करेगी, हर किसी टोमेटो वाले के पास जाएगी, टोमेटो के देखेगी, वो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि टोमेटो ज़्यादा दिन के लिए अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, उसका प्राइस भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हर जगह पे जाके वो टोमेटो के देखती रहेगी, टोमेटो को दबाते जाएगी और उसकी क्वालिटी चेक करती जाएगी और प्राइस भी चेक करती जाएगी। दूसरी लेडीज क्या कर सकती है इस केस में, दूसरी लेडीज क्या कर सकती है, वो दूर से मार्केट को देखेगी और जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ जाएगी, उसमें से एक किलो टोमेटो लगी निकल आएगी, वो ज़्यादा देखेगी नहीं। अभी इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये क्या है, वास्ता क्या है। पहली जो लेडीज है हर जगह पे जाके टोमेटो की क्वालिटी देख रही है, उसका प्राइस चेक कर रही है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है कि वो टोमेटो ज़्यादा टाइम के लिए रहना चाहिए, ये सब कुछ देख रही है। दूसरी लेडीज क्या करती है, एक जगह पे जाती है जहाँ भीड़ है इसलिए वहाँ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उस पूरे मार्केट में एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, मतलब वहाँ का टोमेटो अच्छा होना चाहिए। मतलब वो बिलीव करते कि बाकी जो लोग बायर है उनको लगता है कि ये टोमेटो अच्छा है, तो वो भी समझ लेते कि यह अच्छा है, तो बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है। तो पहला केस जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस था, सेकंड जो केस है वो टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है कि इट इंक्लूड्स इवेल्युएटिंग द कंपनी स्टॉक टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एनालाइज द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द प्राइस इन फ्यूचर। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग को स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टॉक की एक्चुअल प्राइस 30 रुपये होती है, बट स्टॉक ट्रेड करता रहता है 100 रुपये पे, तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो रहेगा वो स्टॉक पे एंट्री नहीं मारेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 30 रुपीज़। और कुछ फैक्टर जो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, सो दैट मेरा जो स्टॉक का प्राइस है फ्यूचर में क्या होगा ये देखने के लिए।
टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है यूज टू फाइंड द पैटर्न्स एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन द पास्ट मार्केट डेटा। हम लोगों ने देखा कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम लोग पैटर्न जो है, जो बाइंग बिहेवियर के कारण, बाइंग और सेलिंग बिहेवियर के कारण जो पैटर्न बने हैं, उस पैटर्न को हम लोग एनालाइज करने के लिए एक मेथड है जो हमको फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्शन बता देगी। मेथोडोलॉजी क्या है, कौन सी मेथड है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, इंडस्ट्री का ट्रेंड देखते हैं, उसके कॉम्पिटिटर जो है वो देखते हैं, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था उसको देखते हैं, उसका आगे वाला इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है उसको देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या देखता है, वो केवल प्राइस मूवमेंट को देखता है बेस्ड ऑन द मार्केट, पास्ट मार्केट डेटा, मार्केट साइकोलॉजी को देखता है और वो जो स्टॉक है उसमें वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, बायर्स और सेलर्स कितने एक्टिव है उसको देखता है। फंडामेंटल एनालिसिस का टाइम हॉरिजॉन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, टेक्निकल एनालिसिस में वो शॉर्ट टर्म का रहता है। फंक्शन क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग इन्वेस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल एनालिसिस केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस को आप ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन गोल क्या होता है, मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस का मेन गोल होता है कि टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस इन द लॉन्ग टर्म। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जहाँ जिस वैल्यू पे हम लोग उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ढूंढना काम है फंडामेंटल एनालिसिस का, मेन गोल होता है। उसके हिसाब से फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मेन गोल क्या होता है कि टू फाइंड द राइट टाइम टू इंटर और एग्जिट बेस्ड ऑन द पास्ट और करंट ट्रेंड। जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से बेस्ट टाइम कौन सा है मार्केट में एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस से समझ में आता है। विजन मतलब क्या है, लुक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो बैकवर्ड मतलब जो कंपनी के जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जाएगा और आगे उस कंपनी को के लिए क्या क्या आउटलुक है, क्या क्या इकोनॉमिकल चैलेंजेस है, क्या क्या उसको फायदा होगा, कंपनी कैसे परफॉर्म करके, सब कुछ देखा जाता है। आगे और पीछे दोनों साइड पे देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में कैसे क्या करते हैं, हम लोग केवल पीछे देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑन द पास्ट मार्केट डेटा, इसलिए हमको दूसरा ऑप्शन नहीं है आगे देखने के लिए। पास्ट मार्केट डेटा पे ही हम लोग जो पैटर्न बन चुके हैं पिछले 5 साल 10 साल में, उसके बेसिस पे आगे वाला प्राइस क्या होगा उसको हम लोग फोरकास्ट करते हैं। अभी सवाल ये है कि सपोज कोई कंपनी 2 दिन पहले मार्केट में आई है, तो क्या हम लोग उसको टेक्निकल एनालिसिस उसका कर सकते हैं? तो शायद हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं होगा तो जो पैटर्न बनते हैं वो पैटर्न नहीं मिलेगा अपने को। तो हम लोग जो कंपनी रिसेंटली मार्केट में आई है उसका हम लोग प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। अभी फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसका एप्लीकेशन डिफरेंट सेगमेंट में कैसा होगा। In fundamental analysis, you cannot apply same methodology on all sectors. For example, when it comes to the fundamental analysis of the equity, one has to study the profit and loss, balance sheet, and cash flow statements. However, fundamental analysis for the commodities is completely different. वैसे ही देखिए एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर किसी के लिए पैरामीटर्स है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो अलग अलग रहते हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस की एक ही मेथड सब अलग अलग सेक्टर के लिए यूज नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि यू कैन अप्लाई टेक्निकल एनालिसिस ऑन एनी एसेट क्लास एज लॉन्ग एज द एसेट टाइप लाइक इक्विटीज, कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, फिक्स इनकम एक्सेट्रा। मतलब टेक्निकल एनालिसिस एक ही मेथड है, सब जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात की फंडामेंटल एनालिसिस केयर अबाउट इफ द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या करते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
पास्ट ट्रेडिंग पैटर्न है उसको, उसका जो प्राइस और वॉल्यूम है उसको उतना ही इंफॉर्मेशन मैटर करता है टेक्निकल एनालिस्ट को। जनरली मार्केट में हमारे पास 3 टाइप ऑफ चार्ट है। पहला है लाइन चार्ट, दूसरा है बार चार्ट और तीसरा है कैंडलस्टिक चार्ट। हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा कैंडलस्टिक चार्ट्स पे, मगर उसके पहले हम लोग लाइन चार्ट और बार चार्ट होता है उसके भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लाइन चार्ट क्या होता है? ओनली 1 पॉइंट हर दिन के लिए जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके हिसाब से लाइन का चार्ट बन जाता है। आप ये जो देख रहे हैं ये जो हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक का, उसको आज का क्लोजिंग प्राइस, उसके पहले कल का क्लोजिंग प्राइस, ये 5 दिन, वीक के 5 दिन रहेगा, उसका क्लोजिंग प्राइस को पॉइंट में वो प्लॉट करेगा और उसको लाइन से कनेक्ट करेगा। तो लाइन चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस लेते हैं। अभी क्लोजिंग प्राइस क्या होता है? जब सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है तो पहला जो कोई भी शेयर लीजिए, जो पहली फर्स्ट प्राइस पे जहां ट्रेड करता है वो होता है उसकी ओपनिंग प्राइस। जिस प्राइस पे वो क्लोज होता है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहेगी उसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। तो लाइन चार्ट जो है वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे बनता है। हमें लाइन चार्ट इंफॉर्मेशन क्या देता है? कोई भी लाइन चार्ट आप देखेंगे तो हर दिन का क्लोजिंग पॉइंट क्या है वो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जनरली ट्रेंड क्या है। आप इस चार्ट में देखोगे तो ट्रेंड क्या है, देखिए ट्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हर डे की क्लोजिंग प्राइस को हम लोग लाइन से जोड़ते गए हैं और उसके हिसाब से चार्ट बना, लाइन चार्ट बना। और आप इसको चार्ट को देखेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हर दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है और दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जनरल ट्रेंड क्या है। तो दूसरा चार्ट कौन सा है? दूसरा चार्ट है बार चार्ट। बार चार्ट डिस्प्लेज ऑल द 4 प्राइसेस लाइक ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। अभी ये जो बड़ी कैंडल है उसको हम लोग देखेंगे। 3 कंपोनेंट मतलब एक है मिडिल लाइन, एक है लेफ्ट हैंड साइड का टिक है और दूसरा है राइट हैंड साइड का टिक। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन जो है तो उसका जो टॉप है, ये सेंट्रल लाइन है, उसका टॉप जो है वो हाईएस्ट प्राइस दिखाता है स्टॉक का। जो बॉटम लाइन है वो लोवेस्ट प्राइस दिखाता है। जो लेफ्ट साइड पे जो टिक आती है, हमेशा देखिए बार चार्ट में लेफ्ट साइड की जो लाइन रहेगी वो आपको दिखाएगी उसका ओपन प्राइस, और जो राइट हैंड साइड पे जो टिक रहेगी वो उस शेयर का क्लोज प्राइस दिखाएगी। अब ये कैंडल आप सोचते होंगे कि ये कैंडल, ये जो देख रहे हैं बार चार्ट, वो है रेड कलर का, कुछ हरा कलर का है या ग्रीन कलर का है, कुछ है रेड कलर का। तो होता क्या है कि जब प्राइस ऊपर जाते हैं, बुलिश रहता है, तब जब कोई भी स्टॉक नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है और क्लोज ऊपर होता है, तब वो बुलिश कैंडल बोलते हैं उसको। और वो कैंडल जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर से। जब ओपन होता है, अभी ये देखिए रेड कैंडल जो हम लोग बोल रहे हैं, मैंने बोला कि जो लेफ्ट साइड का टिक है वो ओपन प्राइस, तो ये ओपन हो गया इधर और क्लोज नीचे की तरफ हो गया। वैसे आप यदि कोई ग्रीन कैंडल देखेंगे तो आपको देखिए ये ग्रीन कैंडल आप पकड़ लीजिए, तो ये नीचे वाला है ओपन, लेफ्ट हैंड साइड का टिक, और राइट हैंड साइड का टिक है क्लोज वाला है। तो नीचे से ऊपर गया है, ओपन नीचे हो गया, क्लोज ऊपर हो गया। यहाँ क्या है, ओपन ऊपर हो गया, क्लोज नीचे हो गया, इसलिए रेड कैंडल है। हमारा इंटरेस्ट जहाँ है वो है कैंडलस्टिक चार्ट्स, जिसके बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। कैंडलस्टिक मतलब क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो जापान में उसको इन्वेंट किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ, वो भी आपने को 4 इंफॉर्मेशन देता है। पहला इंफॉर्मेशन ओपन, हाई, लो और क्लोज। देखिए कैंडलस्टिक भी आपने को 4 इंफॉर्मेशन देता है कैंडल का, ओपन, हाई, लो, क्लोज। बार चार्ट भी आपने को 4 इंफॉर्मेशन देता है। लाइन चार्ट आपने को केवल एक ही इंफॉर्मेशन देता है, केवल क्लोज। इस बात को याद रखिए। तो इसके 3 कंपाउंड रहते हैं। एक है बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रियल बॉडी बोलते हैं उसको।
दूसरा है कि अपर शैडो होता है और नीचे वाला एक रहता है उसको लोअर शैडो बोलते हैं। तो क्या क्या तीन कंपाउंड्स है? पहली है कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी रहती है, उसको हम लोग रियल बॉडी बोलते हैं। ऊपर वाला जो लाइन रहेगा उस बॉडी के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो। और तीसरा जो नीचे वाला लाइन जो है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो। मतलब क्या है? ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है वो हम लोगों ने व्हाइट दिखाया है। व्हाइट का मतलब बुलिश कैंडल है। ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। तो नीचे का जो रेक्टेंगुलर बॉडी का जो नीचे का लाइन जो है वो ओपन प्राइस है। रेक्टेंगुलर बॉडी का ऊपर का जो लाइन है वो क्लोज प्राइस है। जो शैडो ऊपर वाली है जहां भी इसका एंड होता है वो हाई प्राइस पे दिखाया है, और उसी स्टॉक का जो नीचे वाला जो लोएस्ट प्राइस है वो लोअर शैडो से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो अपर शैडो जो है वो किसको टच होती है? क्लोजिंग पॉइंट पे। लोअर शैडो जो है वो ओपन प्राइस के लाइन को टच करती है। अभी इसके ये जो ब्लैक बॉडी है उसके लिए वो अलग है। रियल बॉडी जो है वो ब्लैक पोर्शन है। ये कैंडल बेरिश कैंडल है क्योंकि वो रेड में है या ब्लैक में है, इसलिए क्योंकि वो प्राइस ऊपर ओपन हुआ है, स्टॉक ऊपर ओपन हुआ है, क्लोज नीचे की तरफ हुआ है। उस एक दिन में स्टॉक ने जितना हाईएस्ट प्राइस कवर किया वो हम लोगों ने दिखाया है अपर शैडो से। तो अपर शैडो उसके ओपन प्राइस के लाइन जो है उसको टच करती है। यहाँ देखिए पहले वाले कैंडल में क्या है? अपर शैडो जो है वो कैंडल की क्लोज लाइन को टच करती है। इस ब्लैक बॉडी में अपर शैडो ओपन लाइन को टच करती है। ऊपर कैंडल में लोअर शैडो जो है वो ओपन प्राइस को टच करती है, मगर नीचे के कैंडल में लोअर शैडो जो है वो क्लोज प्राइस के लाइन को टच करती है। हम लोग कौन कौन से टाइम फ्रेम में जनरली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं? कौन कौन से टाइम फ्रेम में? जनरली आप जब कोई भी चार्ट ओपन करेंगे, यहाँ जो रेंज दिया है टाइम फ्रेम की, ये पहला है मंथली चार्ट। हम लोग मंथली चार्ट एक साल का निकालेंगे तो आपको कितना कैंडल मिलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक साल में अपने को 12 कैंडल मिलता है। ठीक है। ये कैंडल जो है वो मंथली प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक जो कैंडल है वो मंथली चार्ट में आप देखोगे, ये मंथली चूज किया है इसलिए मंथली चार्ट है। एक साल में आपको केवल 12 कैंडल मिलेंगे। ये कैंडल आपको पूरे महीने का ट्रेडिंग रेंज बताता है। वैसे ही आप वीकली चार्ट ओपन करेंगे तो ये कैंडल जो है वो पूरे वीक का ट्रेडिंग रेंज बताता है। आप डेली चार्ट ओपन करेंगे तो ये कैंडल जो है वो एक दिन का ट्रेडिंग रेंज को आपको बता देगा। ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं? मंथली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट देखते हैं। जो इंट्राडे करने वाले लोग हैं वो देखते हैं 30 मिनट्स का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, कुछ लोग 2 मिनट का, 1 मिनट का भी चार्ट देखते हैं। तो अभी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यदि मंथली चार्ट लेंगे तो उसका उस कैंडल के लिए ओपन प्राइस क्या रहेगा, क्लोज प्राइस क्या रहता है, लो क्या रहता है, नंबर ऑफ कैंडल्स कितना रहता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। मैंने क्या लिखा है? मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में ओपन प्राइस क्या रहेगा? एक महीने में अपने पास कितने कैंडल रहेंगे? 12 कैंडल रहेंगे। सॉरी, एक महीने में एक कैंडल रहेगा, एक साल का 12 कैंडल रहेगा। हम लोग एक महीने का एक कैंडल एक महीने का प्राइस मूवमेंट बताता है, तो उसका ओपनिंग प्राइस क्या रहेगा? द ओपनिंग प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ओपनिंग प्राइस मंथली चार्ट में क्या रहेगा? एक कैंडल का आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो मंथ के पहले दिन में जो उसका फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा वो रहेगा उसका ओपनिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा? उस महीने में लास्ट डे का जो ट्रेडिंग प्राइस रहेगा, लास्ट डे पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहेगा वो उसका क्लोज प्राइस रहेगा।
हाईएस्ट क्या रहेगा? पूरे एक महीने में 20 दिन यदि सपोज स्टॉक ट्रेड करता है, पूरे एक महीने में 20 या 22 दिन जो भी है ट्रेड करता है, तो उस दिन में कौन से दिन में उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस मारा, वो उसका मंथली चार्ट में हाईएस्ट प्राइस दिखाएगा। हाईएस्ट प्राइस इन एनी डे ऑफ द मंथ, एक दिन कोई भी दिन में जहां हाईएस्ट प्राइस मारा, पूरा ट्रेडिंग रेंज आपके पास है, उसमें जो एक किसी दिन में जिसने जो हाईएस्ट प्राइस मारा वो उसका हाई प्राइस रहेगा। उसी महीने में एक दिन कोई उस स्टॉक जो लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड करता है, सबसे लो प्राइस, वो उसका लो प्राइस रहेगा। साल का 12 कैंडल होगा। वीकली चार्ट आप देखेंगे तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है वीक में। आप किसी भी कैंडल का वीकली चार्ट देखेंगे तो मंडे का ओपनिंग प्राइस जो रहेगा उस शेयर का, वो उसका ओपन प्राइस रहेगा। यदि उसका क्लोज फ्राइडे पे क्लोज होता है तो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस, वो स्टॉक ने क्या कौन से प्राइस पे लास्ट ट्रेड किया, वो उसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा। उस वीक में उसका जो हाईएस्ट उसने प्राइस जो अचीव किया वो उसका हाईएस्ट रहेगा, जो लोएस्ट प्राइस उसने टच किया वो उसका लो प्राइस रहेगा। एक साल के आप देखेंगे, एक साल के चार्ट में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 52 कैंडल्स, 52 वीक्स होते हैं तो 52 कैंडल्स जनरली होते हैं। ठीक है, अभी डेली प्राइस में हम देखेंगे तो ओपन क्या होता है, सुबह 9:15 को जो पहला ट्रेड होता है उस टाइम पहला ट्रेडिंग प्राइस जो रहेगा वो उसका ओपनिंग प्राइस रहेगा। तो ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे वो रहेगा, जो फर्स्ट ट्रेडिंग प्राइस रहेगा स्टॉक का 9:15 को ओपनिंग प्राइस रहेगा। एट 3:30 जब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो रहेगा वो उसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा। पूरे दिन में कौन से प्राइस पे सबसे हाई प्राइस जो वो अचीव करता है वो उसका हाई रहेगा। पूरे दिन में सबसे लो प्राइस वो जो टच करता है वो उसका लो पॉइंट रहेगा। जनरली 252 डेज होते हैं, कैंडल्स रहते हैं एक साल के चार्ट में। अभी 30 मिनट का चार्ट वैसे ही 30 मिनट में चार्ट में क्या होता है कि ओपनिंग प्राइस एट द फर्स्ट मिनट, आप 30 मिनट का एक कैंडल लेंगे तो पहले मिनट में जो ओपनिंग प्राइस रहेगा उसका ओपन रहेगा। लास्ट मिनट में 30th मिनट में जो उसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसका क्लोज प्राइस रहेगा। 30th मिनट पे जो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा वो उसका क्लोज रहेगा। हाई प्राइस क्या रहेगा, जो 30 मिनट में उसने जो हाई प्राइस, सॉरी हाई लो नहीं है, हाईएस्ट होना चाहिए, उसने जो हाईएस्ट प्राइस जो अचीव किया 30 मिनट में वो उसका हाई रहेगा। लो वही क्लोजिंग प्राइस नहीं, सॉरी समथिंग मिस्टेक, जो 30 मिनट्स में उसने लोएस्ट प्राइस जो उसने ये किया वो उसका ये रहेगा। नंबर ऑफ कैंडल्स कितना होता है, दिन का 12 कैंडल रहता है। 6 घंटा 15 मिनट का मार्केट रहता है तो अप्रोक्सीमेटली 12 कैंडल होता है और एक 15 मिनट का कैंडल होता है। पर 15 मिनट का चार्ट जैसे 30 मिनट का चार्ट है वैसे 15 मिनट का चार्ट में फर्स्ट मिनट में पहला ओपनिंग प्राइस रहेगा, जो 15 मिनट के 15th मिनट में जो लास्ट ट्रेड प्राइस रहेगा वो उसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा। जो हाईएस्ट है, यहाँ थोड़ी सी मेरी गलती हुई है, अब समझ लीजिए आप, यहाँ जो उसका हाईएस्ट क्या रहेगा, जो 15 मिनट में उसने हाई प्राइस जो अचीव किया वो हाईएस्ट होगा, 15 मिनट में जो उसने लो प्राइस अचीव किया वो लोएस्ट होगा। दिन का 6.5 घंटे का 6 घंटा 15 मिनट का होता है तो 25 कैंडल पर डे का मिलता है। 5 मिनट के कैंडल में भी वही 5 मिनट में जो पहले मिनट पे जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो उसका ओपन प्राइस रहेगा। लास्ट मिनट में जो लास्ट डे प्राइस रहेगा वो उसका लोएस्ट क्लोज प्राइस रहेगा। जो दिन में जो उसको, सॉरी दिन में नहीं, उस 5 मिनट में वो जो हाईएस्ट प्राइस जो अचीव करता है वो उसका हाईएस्ट रहेगा। उस 5 मिनट में वो जो लोएस्ट प्राइस जो अचीव करता है उसका लोएस्ट प्राइस रहेगा। दिन का 75 कैंडल्स रहेगा। तो ये आज के सेशन के लिए इतना ही, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव था, पहला सेशन था इस यूट्यूब चैनल पे।
मैं कोशिश करूँगा कि हर किसी टॉपिक पे के लिए हम लोग नए वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है क्योंकि पहला सेशन है, मैं आई एम न्यू टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूँगा, नए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।